पुनर्जागरण। पुनर्जागरण किससे बना है? पुनः प्लस जागरण। मतलब क्या हुआ पुनः जागरण का मतलब? एक बार सोए थे, फिर जागे, और फिर सो गए, और फिर पुनः जागे, ऐसे ही कहलाएगा। इसी को कहते हैं पुनः जागरण। खत्म। आगे देखते हैं फ्रांस की क्रांति। पुनः जागरण, देखिए क्या था कि जो आदिम काल था, आदिम काल से सभ्य जो जीवन दिखाई देता है मानव का, वो दिखाई देता है प्राचीन काल में। और प्राचीन काल का जो समाज था, ये समाज था प्रगतिशील समाज। प्रगतिशील समाज था ये। लेकिन मध्यकाल जब आया तो इसमें धार्मिक कर्मकांड जो है ये शुरू हो गए, और मानव को बंधन में बांध दिया गया, और इसके परिणाम स्वरूप इसके हितों की उपेक्षा होने लगी। तो यहां पर मानव जो है वो सो गया। यहां सो रहा था, यहां पर एक बार जागा, यहां पर फिर सो गया। और अब जो आधुनिक काल आता है 16वीं सदी, इस पर होता है इसका पुनः जागरण। फिर से ये जागता है। आ रहा है समझ? आगे बढ़ते हैं। इस विश्व को अगर देखा जाए तो ये आपको देखेंगे पूरे विश्व के 3 इतिहास आप देख सकते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। ये 3 इतिहास दिखाई देंगे। यहां आपको दिखाई देगा आरंभ से 5वीं सदी तक का, आरंभ से 5वीं सदी तक का आपको दिखाई देगा। यहां पर इस समय था यूरोप में यूनानी रोमन साम्राज्य। यूनानी रोमन साम्राज्य का जो है शासन था यूरोप में। 3री सदी के आते आते ये रोमन साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें एक था पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ये था रोम में, रोम इटली, और एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य। इसकी स्थापना हुई कुस्तुनतुनिया में, या कॉन्स्टेंटिनोपल इंग्लिश में इसे कहा जाता है। यह है इस्तानबुल जो है, इस्तानबुल में यह प्रांत स्थित है। इस्तानबुल है टर्की में। तो ये जो प्राचीन समाज था 5वीं सदी तक का, यह बहुत ही प्रगतिशील समाज था। यहां पर लौकिक जीवन पर बल दिया जाता था। लौकिक जीवन का मतलब जो लोगों का वास्तविक जीवन होता है, प्रैक्टिकल लाइफ होती है, इस पर बल दिया जाता है। लौकिक जीवन पर बल देना। मानवतावाद पर यहां बल दिया जाता था। आगे देखेंगे क्या होगा मानवतावाद। मानवतावाद पर यहां पर बल दिया जाता था। मानवीय स्वतंत्रता इस समाज में विद्यमान थी। मानव किसी का गुलाम नहीं था। मानवीय स्वतंत्रता विद्यमान थी। धर्म और प्रकृति, या प्रकृति को ही धर्म माना जाता था। तो धर्म और प्रकृति का समावेश यहां पर दिखाई देता था। और पूरी तरीके से ये जो समाज था, इसका संचालन भावनाओं के आधार पर नहीं, ग्रंथों के आधार पर नहीं, अपितु तार्किकता के आधार पर होता था। रैशनलिज्म के आधार पर होता था, तार्किकता।
लेकिन मध्यकाल में ये जो प्राचीन समाज है, इसका मध्यकाल में पतन दिखाई देता है। पांचवीं से 16वीं सदी तक आपको जो है मध्यकाल दिखाई देगा। इस मध्यकाल में विकास होता है सामंतवाद का। भारत में भी इस काल में सामंतवाद दिखाई देता है। छोटे छोटे सामंत बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। और जर जोरू जमीन, ये केवल 3 ही चीज़ों के लिए यहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो चंदबरदाई हैं वो लिखते हैं कि जाकी कन्या सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। ठीक है, ऐसी कुछ स्थिति भारत में थी कि केवल युद्ध करना है। ठीक है, युद्ध वाली स्थिति यहाँ पर थी। तो ऐसी स्थिति विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही थी। सामंतवाद जो है ये विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा था। और इस मध्यकाल में पूरी तरीके से पारलौकिक जीवन पर बल दिया जा रहा था। पारलौकिक जीवन पर बल, पारलौकिक मतलब परलोक की अवधारणा, कि भाई ऊपर कोई बैठा है, वही इसका सबका संचालन करता है। और इस संचालन के लिए कुछ किताबें दी गई हैं, उन किताबों में कुछ लिखा हुआ है, उनके आधार पर ही जो है आपको स्वीकार। तो इस तरीके से मध्यकाल में जो है 5वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान सामंतवाद के कारण पारलौकिक जीवन की अवधारणा हमें दिखाई देती है। इसमें चूंकि पहले जो थी प्रकृति थी और मानव था, और प्रकृति ही मानव का धर्म हुआ करती थी, लेकिन यहां पर एक मध्यस्थ आ जाता है। धर्म और व्यक्ति के बीच में आ जाता है एक मध्यस्थ। और ये मध्यस्थ कहता है कि आप कर्मकांडों का पालन करो, विभिन्न तरीके के जो है कर्मकांड संपादित करो, धार्मिक कर्मकांड, और इसके परिणाम स्वरूप आपके जो पाप हैं वो धुल जाएंगे और हम आपको ईश्वर तक लेकर जाएंगे। ये मध्यस्थ यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जो मानव जीवन था, इस पर प्रकृति का नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन अब प्रकृति के नियंत्रण की जगह मध्यकाल में दिखाई देगा धर्म का नियंत्रण। धर्म द्वारा संचालित होता मानव आपको यहां पर दिखाई देगा। रिलीजन जो है वो रेगुलेट करता है मानव को, या मानवीय मूल्यों को उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आ रहा है ये समझ? तो अब ये जो आस्था के केंद्र थे, जो भी चर्च हुआ करते थे, ये चर्च आस्था के केंद्र कहलाते थे। और अब ये विद्यमान हो गए धन एवं धर्म से। अब धर्म अकेला नहीं रह गया, अब संपत्ति की अवधारणा ने जो है इसे दूषित कर दिया, इसे चेंज कर दिया। अब धन और धर्म दोनों साथ में दिखाई देते हैं और दूषित दिखाई देता है मध्यकाल। आगे बढ़ें। इसके पश्चात 16वीं सदी में आधुनिक आधुनिक विश्व आपको दिखाई देगा 16वीं सदी में। और 16वीं सदी में होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण दिखाई देगा आपको 16वीं सदी में। इसका कारण था धर्म युद्ध, या क्रूसेड इसे कहा जाता है। और यह हुआ इस्लाम एवं ईसाईयत के मध्य। इस्लाम एवं ईसाईयत के मध्य, जिसमें ईसाईयत जो है यह पराजित हुई। जो कुस्तुनतुनिया है
वहाँ पर ये धर्म युद्ध हुआ और यहाँ पर अब कब्जा हो गया इस्लाम का। तुर्की के इस क्षेत्र पर अब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया इस्लाम द्वारा। जब ये युद्ध हुआ तो इसके कुछ परिणाम दिखाई दिए। ये परिणाम क्या थे? चूंकि मध्यकाल में कहा गया कि जो है पोप द्वारा या चर्च द्वारा जो है या ईश्वर द्वारा संचालित किया जाता है, तो लोगों को लगा भाई ईश्वर द्वारा संचालित किया जाता है तो आपका जो कुस्तिनतुनिया का सेंटर था, हेडक्वार्टर था, ये कैसे पराजित हो गया अगर आपका ईश्वर वहाँ है? अगर आपका ईश्वर पराजित हो गया है तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हो बातें उसमें गड़बड़ी है। तो इसमें लोगों को सबसे पहले चर्च एवं पोप के प्रति यहां से संशय या डाउट शुरू हो जाता है चर्च एवं पोप के प्रति। जो कुस्तुनतुनिया होता है, यहां पर तुर्की का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और यहां पर तुर्की नियंत्रण के परिणाम स्वरूप यहां से अब जो ईसाई थे वो भागना या पलायन शुरू करते हैं और वो कहाँ जाते हैं? उनका जो दूसरा सेंटर होता है, हेडक्वार्टर, रोम की तरफ भागते हैं। यहाँ पे जो विद्वान होते हैं इस सेंटर पर, ये सब जाते हैं। यहाँ की जो किताबें हैं ये भी लेकर जाते हैं ये, और इन किताबों का शुरू होता है पुनः अध्ययन, जिन पर अभी तक धूल पड़ रही थी। इनका अध्ययन फिर से शुरू हो जाता है। साथ ही इस युद्ध में जो सामंत थे, यही तो युद्ध करते थे, तो ये सामंत इस युद्ध में मारे गए। तो सामंतवाद का भी यहां पर पतन हो गया। अब ये जो पोप और चर्च जैसी संस्था को संरक्षण प्रदान किए करते थे सामंत, अब इनके द्वारा ये संरक्षण जो है ये प्रोवाइड इनको नहीं किया जा रहा है। क्या ये आ रहा है आपको समझ? ठीक है। और यहां पर जब पुरानी किताबों का अध्ययन शुरू हुआ तो मानव फिर से परिचित हुआ उसी प्रगतिशील समाज से जो प्रकृति की भावनाओं पर आधारित था, उसी प्राचीन समाज से आधारित था जो मानवतावाद पर बल देता था, जो प्रगतिशील एक समाज था, मानवीय अधिकार थे, मानवीय स्वतंत्रता जिसमें विद्यमान थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक और बात हुई कि जो मार्ग था व्यापार का, पूर्व से व्यापार का जो मार्ग था, आपने अगर मैप में इटली देखा होगा तो इटली यहां है ऐसा, मेडिटेरेनियन सी के पास, और यहीं पर आपको दिखाई देगा टर्की। और टर्की चूंकि यहां से लैंड के थ्रू जो है पूरा व्यापार किया जाता था, अब यहां पर हो गया इस्लामी नियंत्रण, तो ये मार्ग पूरी तरीके से यूरोपियों के लिए बाधित हो गया। अब ये व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो इनके द्वारा फिर शुरू की गई नए व्यापारिक मार्गों की खोज। नए व्यापारिक मार्गों की खोज इनके द्वारा की गई, और विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जब जल मार्गों की खोज हुई तो विश्व के विभिन्न इलाकों के मध्य संपर्क बढ़ा और इससे भी लोगों में जागरूकता आई। इसी समय गुटेनबर्ग के द्वारा, इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस जो है इसका आविष्कार किया गया, और इसके आविष्कार के परिणाम स्वरूप ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। अब ज्ञान सभी को प्राप्त होने लगा।
तो जो एक अवधारणा थी कि केवल पोप ही ज्ञान रखते हैं, यह अवधारणा जो है इससे लोग बाहर आए। ज्ञान की प्राप्ति सभी को। ठीक है, आगे बढ़ें। ये जो प्रबोधन है सबसे पहले यहां से शुरू होता है। जब पुरानी किताबें पढ़ी जाती हैं और पुराना ज्ञान जो है वो वापस आता है, तो प्रबोधन काल या पुनर्जागरण शुरू होता है। और इसका अर्थ सबसे पहले समझना होगा कि क्या है प्रबोधन, क्या है पुनर्जागरण। जो वैज्ञानिक चिंतन इस 16वीं सदी में शुरू हुआ था, इस वैज्ञानिक चिंतन की परिपक्व अवस्था जब आ जाती है 18वीं सदी तक, तो इसे कहा जाता है पुनर्जागरण या प्रबोधन। वैज्ञानिक चिंतन की परिपक्व अवस्था को पुनर्जागरण या प्रबोधन कहा जाता है। देखते हैं इसकी विशेषताओं को, क्वालिटीज। सबसे पहला, ये जो प्रबोधन काल था, इसने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा। अब प्रयोग परीक्षण पर बल दिया जाने लगा। हर भावना, हर धारणा के आगे एक चुनौती प्रस्तुत की गई कि आप इसका प्रयोग करके दिखाइए, जो भी आप कह रहे हैं ये सत्य है या असत्य, आप इसका प्रयोग करके दिखाइए। यहां पर ज्ञान जो है आपको दिखाई देगा कि यह आस्था का विषय नहीं है। अब जैसा कि मध्यकाल में कहा जाता था कि ज्ञान जो है ये आस्था का विषय है और मानव जो है वो इसे समझने के काबिल नहीं है, तो उसको इस पर विश्वास ही करते रहना चाहिए बस। तो अब कहा गया कि ज्ञान भाई आस्था का विषय नहीं है। अब आपको इसके संबंध में तर्क एवं प्रमाण देने की आवश्यकता है। तर्क एवं प्रमाण, प्रूफ दीजिए आप। जो भी आप बात कर रहे हैं कि ईश्वर है, तो ईश्वर कहां है? वोल्टेयर कहते हैं कि एक ही ईश्वर था और उसे भी लोगों ने सूली पर लटका दिया गया, अब कोई ईश्वर नहीं है। वोल्टेयर ये बात करते हैं। चर्च और पोप के विरुद्ध ऐसे तर्क वो प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने कि ये जो सब है ये केवल धार्मिक रूप से लोगों को उलझाया जा रहा है। आगे देखते हैं। यह पहली विशेषता इसकी दिखाई देगी कि ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना और प्रयोग परीक्षण पर बल देना, क्योंकि अब ज्ञान जो है वो तर्क एवं प्रमाण पर, प्रैक्टिकलिटी पर निर्भर करेगा। यहां पर दिखाई देगा आपको कि मध्य युग जो था, मध्य युग में कहा जाता था कि ईश्वर द्वारा जो है सृष्टि को निर्मित किया गया है। सृष्टि का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है। जब सृष्टि का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, तो मानव जो है, ये तुच्छ मानव, ये मानव की जो बुद्धि है, ये अपनी तुच्छ छोटी सी बुद्धि के साथ इस सृष्टि को नहीं समझ सकता। अतः मानव को जो है आस्था पर बिलीव करना चाहिए, अर्थात विश्वास पर डिपेंड रहना चाहिए कि जहां पर तर्क और प्रमाण उसको नहीं मिल रहे हैं, वहां पर आस्था एवं विश्वास का सहारा जो है लेना चाहिए उसको। कहा गया कि जब मानव को तर्क एवं प्रमाण नहीं मिलते तो उसे विश्वास का सहारा लेना चाहिए। यह था मध्य युग का सेंटेंस, मध्य युग का कमेंट था ये। लेकिन प्रबोधन काल
एनलाइटमेंट का काल क्या कहता है इस संबंध में? यह कहता है कि जानो तब मानो, नहीं तो मत मानो। किसी चीज को आपको जानना होगा तभी आप उसको मानिए। प्रयोग परीक्षण पर बल दीजिए, हर भावना के आगे चुनौती रखिए, हर विचार के आगे आप चुनौती रखिए। हर विचार के आगे चुनौती रखनी होगी। यहां से बल दिया गया कार्य कारण सिद्धांत पर। कार्य कारण सिद्धांत, उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं होती हैं विश्व में, ये किसी दैवीय शक्ति की कारण नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी घटना जो होती है इस घटना के पीछे इसके पूर्व की घटना रिस्पॉन्सिबल होती है। जिसे हम कारण के नाम से जानते हैं। इसी कारण के परिणाम स्वरूप ये वाली घटना घट रही है। तो इस कारण को जानिए आप, इस कारण को जानिए ताकि इसका रचनात्मक प्रयोग आप कर सकें। कार्य कारणवाद पर बल, कि किसी दैवीय शक्ति से कोई घटना संपादित नहीं होती, बल्कि किसी पूर्व घटना के परिणाम स्वरूप यह घटना जो है संचालित होती है। अगला जो है इनके द्वारा दिया गया मानवतावाद पर बल। मानवतावाद पर बल, ये कहते थे इस काल में, मध्य युग में, कि मानव जो है ये जन्म से पापी है। और ये अपने पाप धुलने आता है इस विश्व में। ये मानव जन्म से पापी है और ये धर्म जो है वो वही इसके पापों को धुल सकता है, ऐसी बात। लेकिन जो प्रबोधन का काल है ये कहता है कि मानव जो है वो जन्म से अच्छा है, विवेकशील है, लेकिन जब वो जन्म हो जाता है और इस समाज में इंटर करता है तो ये धर्माधिकारियों के चक्कर में वो पड़ जाता है और इनके कारण वो भ्रष्ट और अनैतिक हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। अतः ये जो धर्माधिकारी हैं बीच के, इनको आप समाप्त करो तो ये मानव जो है अच्छा और विवेकशील आपको दिखाई देगा। आगे इन्होंने कहा कि प्राकृतिक धर्म होता है। इन्होंने बात की प्राकृतिक धर्म की। ये प्राकृतिक धर्म क्या था? इन्होंने कहा कि चूंकि पहले जो था वो प्राकृतिक धर्म प्रचलित था, लेकिन अभी जो है वो मानव कर्मकांड एवं आडंबरों में फंस गया है। ये सब कर्मकांड जो हो रहे हैं इनमें मानव फंस गया है। और इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सृष्टि का निर्माता एक है, सृष्टि का निर्माण जो किया गया है ये निर्माण किया गया है किसी परम सत्ता के द्वारा, लेकिन इस परम सत्ता ने जो संचालन है वो दिया है मानव को, और इसके संचालन के लिए ये परम सत्ता जिम्मेदार नहीं है, ये मानव जिम्मेदार है। तो आप इस विश्व को संचालित कीजिए
ना कि किसी परम सत्ता का आप वेट कीजिए। आगे दिया गया प्रकृति पर बल, हर जगह प्रकृति पर बल दिया गया। इन्होंने कहा कि प्रकृति क्या है? प्रकृति सुंदर है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। यहां पर हवा को अगर चलना है तो हवा चलेगी, कोई रोक नहीं सकता। पक्षियों को अगर उड़ना है तो उड़ेंगे, ठीक है, पंछी नदियां वाला जो सॉन्ग है वैसा कुछ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है, प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है। वर्षा हिंदुस्तान में भी होती है और वर्षा पाकिस्तान में भी होती है। तो इसी तरीके से जैसे प्रकृति स्वतंत्र है, इसी तरीके से मानव भी स्वतंत्र है। लेकिन मानव को इसके लिए प्रकृति की ओर लौटना होगा। मानव को लौटना होगा प्रकृति की ओर। यह मुख्य रूप से इसके अंतर्गत बात की गई। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से विचार थे, विशेषताएं थी प्रबोधन काल की या पुनर्जागरण की। अब देखते हैं कि इस काल में कौन कौन से विचारक आए हैं, थिंकर्स। सबसे पहले हैं रूसो, जिनकी किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो क्या कहते हैं? रूसो ने कुछ 2-3 बातें की हैं। पहली बात में ये कहते हैं प्रकृति पर बल देते हैं। ये प्रकृति पर बल देने की अवधारणा जो है ये रूसो द्वारा लाई गई। ये कहते हैं कि मानव जो है, मानव स्वतंत्र पैदा होता है। मानव स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन क्या होता है कि जब भी मानव पैदा होता है उसके बाद वो क्रमशः जो भौतिक विकास है, इस भौतिक विकास के दौरान सामाजिक बंधनों में जकड़ता चला जाता है। वो इसमें फंसता चला जाता है मानव। उस पर समाज द्वारा विभिन्न प्रकार के बंधन आरोपित किए जाते हैं, जबकि जन्म से ये स्वतंत्र प्रकृति का होता है। क्यों हुई है आरोपित? भौतिक विकास के कारण। भौतिक विकास के कारण यह दिखाई देता है। तो इस बंधनों से अगर प्रकृति की ओर लौटना है व्यक्ति को, ठीक है, अगर इन बंधनों से मुक्त होना है, मानव को स्वतंत्र होना है, तो यह मुक्ति कैसे होगी? तो इन्होंने बताया कि ये जो बंधन है, इन बंधनों को तोड़कर ये व्यक्ति जो है प्रकृति की ओर लौट सकता है। अब ये तो हो गई फिलोसॉफिकल बात, ठीक है। लेकिन अगर हम सामान्य शब्दों में इसको समझें तो बात यह है कि समाज में जो है धर्म के कारण क्या हुआ, हमने देखा कि हमारे समाज में 4 वर्ण डिवाइड हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, ये क्या है? ये वही सामाजिक बंधन है। अगर मानव इन सामाजिक बंधनों को तोड़ता है तो मानव क्या होगा? प्रकृति की तरफ लौटेगा, मतलब वो समानता प्रदर्शित करेगा। अगर वो इन वर्ण व्यवस्थाओं को मानना छोड़ दे, जाति व्यवस्था को मानना छोड़ दे, तो ये मानव लौटेगा कहाँ? प्रकृति की ओर। ठीक है, तो अगर इसे पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो लौटना होगा प्रकृति की ओर, प्रकृति पर बल देना होगा, प्रकृति की भावनाओं को अपनाना होगा। आगे देखते हैं दूसरा। इन्होंने सामाजिक कृत्रिमता पर चोट की है।
सामाजिक कृत्रिमता। समाज कृत्रिम कैसे बना, इन्होंने बताया कि संपत्ति की अवधारणा का जब विकास हुआ, जब प्रॉपर्टी, रुपए, मनी ये सब आया, तब जो है समाज कृत्रिम हो गया। ये प्राकृतिक समाज नहीं रहा संपत्ति की अवधारणा के परिणाम स्वरूप, और इसने मानव को बना दिया स्वार्थी एवं लालची। और इसके कारण मानव मानव में भेद दिखाई देगा आपको। अमीर गरीब, ऊंच नीच, ये सब पैसों से संपत्ति डिसाइड करती है, संपत्ति निर्धारित करती है कि कोई मानव किसी अन्य मानव से कितना भिन्न होगा। और अगर इसे मानव हटा दे तो वो लौट सकता है प्रकृति की तरफ, प्रकृति की ओर। यहां पर रूसो के विचार में आपको समाजवाद दिखाई देगा, जहां सामाजिक समानता विद्यमान है, सामाजिक समानता विद्यमान है। अगला विचार देखते हैं रूसो का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील विचार है, राज्य की उत्पत्ति एवं सामान्य इच्छा का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति एवं सामान्य इच्छा का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि विभिन्न लोग मिलते हैं, ये लोग मिलते हैं और इनके द्वारा एक राज्य का निर्माण किया जाता है। इन यूनिट्स के द्वारा, इन इकाइयों के द्वारा राज्य बनता है। इसमें एक सामान्य इच्छा निहित होती है, कॉमन विल। ये कॉमन विल क्या होती है कि सभी के विकास के लिए, सभी की भलाई के लिए सभी क्या करते हैं, अपने कुछ हितों को अधिकारों को रख देते हैं राज्य के पास। अपने हितों एवं अधिकारों को किसके पास रख देते हैं? राज्य के पास। इसी तरीके से सामान्य इच्छा के कारण उत्पत्ति होती है राज्य की, ये इन्होंने बताया। ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे होता है वो ये बताते हैं। तो अब इस राज्य का कर्तव्य होता है कि ये राज्य व्यापक हित में कार्य करे। व्यापक हित में ये राज्य कार्य करे। जैसे अगर आज आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं और कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर लेता है, तो आप तो प्रकृति की तरह स्वच्छंद हैं, ठीक है, और पंछी की तरह उड़ सकते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आप क्या हुआ? उड़ गए। लेकिन आगे चलकर आप पकड़े गए, ठीक है, आगे चलकर आप पकड़े गए। पकड़ लिया उन्होंने, तो क्यों पकड़ लिया? वो भी तो एक इंसान है, मानव है। मानव ने आपको, मानव को क्यों पकड़ लिया? क्योंकि ये जो मानव है, इसके द्वारा अपना वो ट्रैफिक सिग्नल वाला जो अधिकार है वो राज्य के पास गिरवी रख दिया गया है, ताकि व्यवस्था कायम रह सके
और व्यापक जनहित जो है वो विद्यमान हो सके। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। तो ऐसे ही इस सामान्य इच्छा के तहत जब लोगों ने अपने कुछ हित और कुछ अधिकार राज्य के पास गिरवी रखे ताकि व्यापक हित हो सके, सभी का भला हो सके, इससे उत्पत्ति हुई राज्य की। लेकिन राज्य का भी यह कर्तव्य बनता है कि वो व्यापक हित में कार्य करे। लेकिन कभी कभी राज्य इस हित को साधने की जगह, व्यापक हित को साधने की जगह स्वहित को साधने लगता है। खुद के हित का संचालन पूरी तरीके से वो करने लगता है, सेल्फिश हो जाता है। और जब वो सेल्फिश होता है तो बढ़ता है वो निरंकुशता की ओर। और इस निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने का कार्य भी होता है जनता का, कि अगर ये व्यक्ति निरंकुश हुआ तो इसे यहां से हटा दिया जाए। राज्य का संचालन किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो इस निरंकुश होने पर व्यक्ति को यहां पर हटा दिया जाए। जनता को इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जनता ने अपने अधिकारों को गिरवी रखा है व्यापक हित के लिए, ना कि किसी व्यक्ति के पर्सनल हित के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो वर्तमान जो स्टेट का ओरिजिन दिखाई देता है वो रूसो के विचार से दिखाई देता है हमें, ठीक है। इसी के साथ ही कक्षा समाप्त करते हैं और बाकी का पार्ट जो है वो देखते हैं कल, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, फ्रांस की क्रांति। हैव अ गुड टाइम।